नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज का जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वह है कक्षक। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षक के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो इसमें से जो है आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम कक्षक के बारे में, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ कक्षक क्या होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन का संवेग ज्ञात करते समय एक ऐसा क्षेत्र निर्धारित किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा जहां पर होती है उसे हम क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। तो कोई परमाणु आपने देखा होगा जिसमें जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा दिखती है उसे हम कक्षक कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कक्षक कहा जाता है। अब कक्षकों की बात करेंगे हम। तो कक्षक जो है आपके जैसे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक, ये ऐसे जो है आप इनको समझ सकेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं बात करूंगा एस कक्षक के बारे में। तो फर्स्ट प्रकार रहेगा मेरा एस कक्षक। तो एस कक्षक कैसे होते हैं, इनकी बात करें तो ये गोलाकार आकृति के होते हैं। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। एस कक्षक की आकृति कैसी होगी, पी कक्षक की कैसी होगी, डी कक्षक की, इनका मिलान आपसे करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है और संबंधित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें नाभिक के चारों ओर समान दूरी तक क्या रहते हैं? फैले हुए रहते हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे एस कक्षक में, नाभिक के चारों ओर समान दूरी तक फैले रहते हैं। और जो है दिगंशी क्वांटम संख्या एल, स्मॉल एल से मैं बोलता हूँ, स्मॉल एल, तो इसका मान जो है 0 होगा, अर्थात अदेशिक होता है। तो दिगंशी क्वांटम संख्या जो है एल, उसका मान कितना होता है एस कक्षक के लिए? 0 होता है। एल बराबर 0 होगा एस कक्षक के लिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट एस, 2s, तो इस प्रकार ये आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। और यहाँ पर जो है नोडल पृष्ठ आपको दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 1s में इलेक्ट्रॉन जो है पाए जा रहे हैं, उसके बाद जो है 2s में आपको पाए जा रहे हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा क्षेत्र बच गया है जिस क्षेत्र में जो है आपको कोई प्रकार का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्षेत्र जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जिसको मैंने लिख रखा है नोडल पृष्ठ। तो ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल नहीं है, अर्थात शून्य है। तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो है शून्य है, इस वजह से इस क्षेत्र को मैंने नोडल पृष्ठ बोल दिया। तो नोडीय पृष्ठ या फिर नोडल सरफेस इसको बोलते हैं हम। तो ये नोडल सरफेस हो गया, नोडल पृष्ठ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो शून्य होती है, 0 होती है। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं नोडल पृष्ठ। तो 1s में मेरे को इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे और 2s में भी मेरे को इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, लेकिन बीच वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या है, किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नोडीय सरफेस या नोडल सरफेस। तो नोडीय पृष्ठ आपको समझ में आ गया होगा क्या होते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसे हम नोडल पृष्ठ कहते हैं। तो नोडल पृष्ठ की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो? शून्य हो, उस क्षेत्र को हम नोडल पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे नोडल पृष्ठ क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एस कक्षक की बात करी। इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है नीचे। ये गोलाकार आकृति बना करके मैंने आपको दिखा रखी है। और एस कक्षक के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या मतलब स्मॉल एल, स्मॉल एल को हम दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसका मान जो है एस कक्षक के लिए 0 होता है। अभी तक मैंने आपको ये बातें बताई है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा दूसरे कक्षक के बारे में। दूसरा कक्षक है अपना पी कक्षक। इसकी आकृति होती है डम्बलाकार। डम्बलाकार का मतलब डम्बल जैसी जो आकृति होती है, उस प्रकार की आकृति पी कक्षकों की होती है। तो पी कक्षकों की आकृति कैसी होती है? डम्बलाकार। तो ये आपको ध्यान रखना है, पी कक्षकों की आकृति कैसी होगी? डम्बलाकार होती है। इनसे संबंधित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो लोब्स में जो है एक दूसरे पर लंबवत उपस्थित रहते हैं। लोब्स का मतलब कोष्ठों में, ठीक है। तो लोब्स का मतलब जो है यहाँ पर कक्ष या कोष्ठों की बात करूँ तो उन पर एक दूसरे पर ये क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक दूसरे पर कैसे होंगे? लंबवत होंगे। इसकी मैं बात करूं, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, जैसे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसी प्रकार नीचे एक और इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या होंगे? दो लोब होंगे। जैसे एक लोब में ये इलेक्ट्रॉन हो गया
और दूसरा लोब नीचे है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के जो है लंबवत हैं, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो लोबों में एक दूसरे पर उपस्थित रहते हैं। अब इसके लिए जो है एल का मान क्या होगा, 1 होता है। जैसे एस कक्षक के लिए एल का मान क्या था, 0 था। पी कक्षक के लिए एल का मान 1 होता है। 1 का मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है। जैसे 0 इसमें बात करते हैं, सॉरी, माइनस में से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर एल बराबर 1 है तो -1, 0 और +1 इस प्रकार होगा इसका मान, ठीक है। इसके लिए क्या है, यहाँ पर एल बराबर 1 है और इसमें -1, 0, +1। यदि 2 होता तो क्या होता, 2 होता तो एल बराबर यदि 2 होता तो क्या करते अपन, -2, -1, 0, +1 और +2 इस प्रकार से ये होता, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एल बराबर 1 होता है पी कक्षक के लिए और -1, 0, +1 होता है। अब यहाँ पर मैंने पी कक्षक को जो है कई भागों में बांट रखा है, PX, PY और PZ, PX, PY और PZ। अब यहाँ पर आपको PX दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है आपको जैसे कि यहाँ पर बना के मैंने दिखा रखा है, ऊपर ये जो है पी कक्षक है, ठीक है। यहाँ पर ये पी कक्षक आपको दिख रहा होगा। अब इसमें जो है ये एस अक्ष था, ये जेड अक्ष था और जो है ये बीच वाला वाई अक्ष था। और आपको अब नोडल पृष्ठ इसमें पूछा जाता है कि नोडल पृष्ठ कौन सा होगा। तो इसमें कैसे आपको पता लगाना है, इसमें जैसे मैंने नीचे डायग्राम बना रखा है ये वाला PX वाला, उसको देखिए आप। तो PX वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें नोडल पृष्ठ कैसे आपको पता लगाना है, जिसमें जो है आपको ये दोनों लोब दिख रहे हैं। लोब का मतलब ये जो संरचना मैंने बना रखी है डंबल जैसी, ये लॉब्स हो गए, ठीक है। इन लॉब्स को छोड़ करके बाकी जो बच रहे हैं वो आपके नोडल पृष्ठ कहलाते हैं। जैसे कि इस वाले में और इस वाले में तो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, लेकिन जो वाई और जेड वाला है इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये नोडीय पृष्ठ क्या हो गया, PX के लिए YZ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार मैं PY की बात करूंगा। PY में जो है इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लॉब्स बने हुए हैं। तो लॉब्स का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे लॉब्स में जो है इलेक्ट्रॉनों को लॉब्स के अंदर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो लॉब्स है उन लॉब्स का मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके अलावा बच कौन सा गया, ऊपर वाला बच गया और एक इधर वाला बच गया, मतलब X वाला बच गया और Z वाला बच गया। तो यहाँ पर नोडल पृष्ठ क्या होगा, XZ होगा, ठीक है। तो लॉब्स को छोड़ करके बाकी सभी नोडल पृष्ठ होते हैं। अब देखिए जैसे PZ की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पर लेटा हुआ आपको डंबल जैसी आकृति दिख रही है। तो ये हो गया यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पाए जाएंगे वो Z वाला हो गया। लेकिन यहाँ पर नोडल पृष्ठ की बात करूँ तो X हो गया और Y हो गया, क्योंकि इस पर जो है आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, मतलब डंबल जैसी आकृति नहीं दिख रही है। तो X और Y जो हो गया यहाँ पर XY वो नोडल पृष्ठ कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा PX, PY और PZ में नोडल पृष्ठ क्या होते हैं। PX की बात करूं तो इसमें YZ होंगे, X को छोड़ दीजिए। अब आपको सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूं। जैसे कि PX में आपको नोडल पृष्ठ निकालना है तो X को छोड़कर दोनों होंगे, बाकी Y और Z हो गए, ठीक है। PY में आपको नोडल पृष्ठ निकालना है तो Y को छोड़कर दोनों होंगे, मतलब X और Z होगा। अब यहाँ पर जैसे PZ है तो Z को छोड़कर दोनों नोडल पृष्ठ होंगे, X और Y हो गया, ठीक है। 3 अक्ष होते हैं X, Y, Z। तो Z को छोड़ दीजिए तो बच कौन से गए, X और Y बच गए। तो इस प्रकार आपसे जो है नोडल पृष्ठ पूछे जा सकते हैं। तो पी कक्षक में आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी आकृति डंबलाकार, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे पर लंबवत होंगे और दो लोब्स में होंगे। यहाँ पर एल का मान 1 होगा और वो माइनस से लेकर के प्लस तक हो सकता है, -1, 0 और +1 तक हो सकता है। PX, PY और PZ के मान मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं। सॉरी, जो पी कक्षक है वो 3 पार्टों में बटा हुआ है, PX, PY और PZ। और इनके लिए जो मैंने आपको नोडल पृष्ठ बताए हैं, नोडल सरफेस, वो मैंने आपको बता दिए हैं। PX के लिए YZ होगा नोडल सरफेस और PY के लिए नोडल तल या नोडल जो प्लेन होगा वो होगा XZ और इसके लिए जो नोडल तल होगा वो होगा XY। तीसरा अपना कक्षक है डी कक्षक। डी कक्षक जो होते हैं डंबलाकार होते हैं, डबल डंबल होते हैं। जैसे पी कक्षक में केवल एक डंबल था, इसमें 2 डंबल दिखाई दे रहे होंगे आपको। जैसे कि इसमें यहाँ पर देखोगे ये दोनों साइड में डंबल दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये डबल डंबलाकार ये संरचना होती है। तो डी कक्षक जो होते हैं ये द्विडंबलाकार संरचना होती है और इनमें 4 जो लोब्स होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 लोबों में होंगे और एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें जो 4 लोब होंगे और उन लोबों में इलेक्ट्रॉन होंगे एक दूसरे के ऊपर लंबवत, जैसे आपको ये दिख रहे होंगे। मैं सबसे पहले बात करता हूँ डी कक्षक की। तो डी कक्षक को मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक तो DXY, एक DYZ, एक DZX, DX² - Y² और DZ²।
ये आपको याद रखने होंगे, ये 5 पार्ट आपको डी कक्षक के याद रखने होंगे। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये आपको याद रख, देखिए जैसे डी एक्स वाई है तो वाई के बाद यहाँ पर स्टार्ट करना है वाई से जेड, ठीक है, और जेड पर खत्म हो रहा है तो जेड से यहाँ जेड एक्स, ठीक है। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर याद रखना है और डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक जो है आपको डी कक्षक में जो है 5 पार्टों में इसको मैंने बांटा है डी कक्षक को, तो ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए एल का मान जो है मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या एल का मान इसके लिए 2 होता है। और इसके लिए एल बराबर 2 का मतलब होता है ये माइनस से प्लस तक होती है, मतलब माइनस एल से प्लस एल तक। देख माइनस का मतलब यहाँ पर एल बराबर 2 है तो इसका मतलब -2 -1 0 +1 +2, ठीक है, माइनस संख्या से लेकर के प्लस वाली संख्या तक, अर्थात 5 हो गया। एक तो ये हो गया, 2 3 4 और 5। एल बराबर 2 का मतलब हो गया यहाँ पर 5, 5 संख्या इसमें आ गई। एल बराबर 2 का मतलब यहाँ पर आपको ये 5 संख्याएं दिख रही होंगी, तो 5 ये आपको ध्यान रखना है डी कक्षक में। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो है डी एक्स बाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके लिए मैं आपको नोडल प्लेन बता देता हूँ क्या होते हैं, क्योंकि ये नोडल प्लेन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखोगे नीचे, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे डी एक्स वाई, ठीक है। तो डी एक्स वाई में आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले तो नोडल तल आपको निकालने हैं, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, एक तो हो गया यहाँ पर एक्स, यहाँ पर बच रहा है तो एक्स वाला हो जाएगा एक्स और जेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो आपको एक्स और दो वाई लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है और एक वाई है। डी एक्स वाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो डी एक्स वाई के लिए सबसे पहले आपने एक एक्स लिख दिया और नीचे जो है वाई लिख दिया। अब आपको क्या करना, बचा हुआ कक्ष कौन सा है इसमें, बचा हुआ अक्ष कौन सा है इसमें, तो अक्ष आपको बच गया कौन सा, जेड, तो यहाँ पर भी जेड लिख दिया और यहाँ पर भी जेड लिख दिया। तो इसके लिए नोडल प्लेन हो गया एक्स जेड और वाई जेड, ठीक है। उसी प्रकार मैं डी वाई जेड की बात करूँ तो यहाँ पर मैं वाई लिख रहा हूँ एक साइड में जेड लिख रहा हूँ, क्योंकि वाई जेड की बात कर रहा हूँ। तो बच कौन सा गया, यहाँ पर एक्स बच गया तो एक्स मैंने लिख दिया, वाई एक्स और जेड एक्स। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। डी वाई जेड के बाद कौन सा बचा, एक्स अक्ष बच गया, तो यहाँ पर पहले तो मैंने वाई लिखा था और जेड लिखा था, फिर एक्स एक्स दोनों में जोड़ दिया, ठीक है। तो वाई एक्स और जेड एक्स ये क्या हो गया, नोडल प्लेन आपका हो गया। अब मैं अगली बात करूंगा डी जेड एक्स में। तो जेड एक्स में मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं जेड को लिखता हूँ और फिर नीचे लिखता हूँ एक्स। बच कौन सा अक्ष गया, वाई बच गया, तो वाई इनके पीछे लिख देता हूँ, जेड वाई और एक्स वाई, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर नोडल प्लेन आपको दिख रहे होंगे। देखिए एक्स वाई हो गया एक और एक हो गया जेड वाई, तो दोनों क्या हो गए यहाँ पर नोडल प्लेन ये हो गए। अगली मैं बात करूंगा यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक तो यहाँ पर आपको जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा होगा और यहाँ पर जो है एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया, लेकिन इसमें नोडल प्लेन जो है यहाँ पर नहीं होता है, और डी जेड स्क्वायर में भी कोई प्रकार का नोडल प्लेन नहीं होता। लेकिन आपको इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। इसमें जो है आपको 4 लॉब्स दिख रहे होंगे, बाकी सभी में 4 लॉब्स है, जबकि डी जेड स्क्वायर में आपको जो है 3 लॉब्स दिख रहे होंगे। एक तो लॉब्स जो है आपको ऐसे लेटा हुआ और एक उसके ऊपर दिख रहा होगा, मतलब 3 लॉब्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। बाकी सभी में 4 लॉब्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन डी जेड स्क्वायर जो होता है इसमें केवल 3 लॉब्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखने होगी। और यहाँ पर आपको नोडल प्लेन ध्यान रखने होंगे, क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि ये नोडल प्लेन ही आपसे पूछे जाएंगे कि डी एक्स वाई में नोडल प्लेन कौन से होंगे, डी वाई जेड में, या फिर डी कक्षकों में नोडल प्लेन कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये बातें आपको समझनी होंगी। तो मैंने अभी तक आपको ये 3 कक्षक समझाए हैं और इनके नोडल प्लेन बता दिए। एल का मान मैंने आपको बता ही दिया, इसमें डी कक्षक के लिए 2 होता है, पी कक्षक के लिए 1 था और एस कक्षक के लिए एल का मान 0 था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो है डी कक्षक को समझा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे एफ कक्षक के बारे में। तो एफ कक्षक की आकृति कैसी होती है, जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसकी शेप होती है। तो एफ कक्षक जो होते हैं इसकी जटिल आकृति, जटिल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन, बहुत ही ज़्यादा जो है टफ आकृति, जिसको हम आसानी से नहीं बना सकते, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। तो जटिल आकृति जो है एफ कक्षक की होती है। अब यहाँ पर आपको 8 लॉब्स जो है मुड़े हुए होते हैं। जटिल का मतलब यहाँ पर 8 लॉब्स होते हैं जो कि मुड़े हुए, उल्टे सीधे से मुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से, तो जिनको आप जो है आसानी से नहीं देख सकते। तो यहाँ पर 8 लॉब्स आपको मुड़े हुए दिखाई देंगे और ये इसकी आकृति कैसी होगी,
एफ कक्षक की जटिल आकृति या प्लस अर्थात कॉम्प्लेक्स शेप जो है इसकी होती है, और एल का मान इसके लिए कितना होता है, 3 होता है। तो एल का मान इसके लिए 3 होगा, अर्थात -3 से लेकर +3 तक आपको करना है, मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 संख्या हो गई यहाँ पर। ठीक है, एल बराबर 3 का मतलब हो गया यहाँ पर 7 संख्याएं। ठीक है, -3 से लेकर +3 तक। तो ये बात जो है इसके लिए मैंने आपको बताई है, मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या इसके लिए जो है एल बराबर 3 हो गया। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा इसको कितने पार्टों में मैंने बांटा है, एफ एक्स वाई जेड, एफ जो है यहाँ पर आपको एक्स जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स का क्यू, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एफ एक्स एक्स वाई और एफ वाई और एफ जेड, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको ये ध्यान रखना होगा। ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, और यहाँ पर ये मैंने जो है इसको बांट रखा है। तो इस प्रकार जो है कक्षक को मैंने 7 पार्टों में बांट रखा है, एफ एक्स वाई, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स क्यू, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपको मैंने एफ कक्षक किया जो है आपको पार्ट्स जो है मैंने बता दिए हैं, कितने प्रकारों में इसको बांटा गया है। अब मैं बात करने वाला हूँ क्वांटम संख्याओं के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा कक्षकों की आकृति के बारे में और नोडल तल क्या होते हैं उनके बारे में। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आपको क्वांटम संख्याओं की, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होंगी, एन, एल, एम और एस। ये 4 क्वांटम संख्या होती हैं, एन, एल, एम और एस। ठीक है, तो एन जो है यहाँ पर आपको मुख्य क्वांटम संख्या है, एल का मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या है, एम का मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एस का मतलब चक्करण क्वांटम संख्या। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी हमको देती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ होता है, तो किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा किसी कक्षक में, तो उस स्थिति की जानकारी हमको ये क्वांटम संख्याएं देती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। तो मुख्य क्वांटम संख्या को मैंने स्मॉल एन से यहाँ पर मैंने दर्शा रखा है। तो एन से इसको दर्शाएंगे, और इसकी जो खोज की थी वो बोर ने की थी। तो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी सबसे पहले बोर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई, अर्थात नील्स बोर जो है उसी के द्वारा ये मुख्य क्वांटम संख्या की जानकारी दी गई। तो नील्स बोर ने जो है ये मुख्य क्वांटम संख्या की जानकारी हमको दी। अब मुख्य क्वांटम संख्या होती क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है ये कोष या कक्ष की जानकारी हमको देती है। तो ये सेल के बारे में अर्थात ऑर्बिट के बारे में हमको जानकारी देती है कि ऑर्बिट क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनको लिख रखा है के, एल, एम, एन, ओ और पी। ये जो होते हैं ये कक्षाएं होती हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये के, एल, एम, एन, ओ, पी ये कोष आपको दिख रहे होंगे, और एन जो है यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है। तो ये एन का मतलब है यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या। के लिए जो है इसका मान एन का मान 1 होता है, और यहाँ पर एल के लिए एन का मान जो है 2 होता है, एम के लिए एन का मान 3 होता है, एन के लिए जो है स्मॉल एन का मान 4 होगा, ओ के लिए 5 और पी के लिए 6 होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसके मान आपको मैंने दिख रखे हैं यहाँ पर, मतलब के लिए अलग से एल, एम, एन, ओ और पी तक मैंने यहाँ आपको ये जो है एन के मान लिख रहे हैं। इसी प्रकार आगे जो के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इस प्रकार आपको एक एक बढ़ाता जाना है, और मुख्य क्वांटम संख्याओं के मान आपको ये जो है समझ आ जाएंगे। तो ये जो है मुख्य क्वांटम संख्याओं के मान मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखे हैं। अब इस क्वांटम संख्या की मैं बात करूं, जैसे आपसे मैं पूछूं के लिए जो है मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी के कक्षक के लिए, तो यहाँ पर के कोष के लिए बात करें तो एन का मान 1, एल के लिए पूछूं तो 2, एम के लिए पूछूं एन का मान मुख्य क्वांटम संख्या का मान तो 3 होगा, एन के लिए पूछूं तो 4 होगा, ओ के लिए 5 और पी के लिए 6। उसी प्रकार आगे जो है पी क्यू के लिए 7, आर के लिए 8, ऐसे। तो यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आपसे जो है कक्षकों की संख्या यदि पूछी जाए, मुख्य क्वांटम संख्या के लिए जो है आपसे कक्षक निकलवाए जाएं,
तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है एन स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या की बात करी जाए और आपसे कक्षकों की संख्या पूछी जाए तो उसके लिए एन स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अब n क्या होता है, तो n मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर, मुख्य क्वांटम संख्या होता है। जैसे आपसे पूछ ले हो m कक्षक की पूछ ले, m कोस की आपसे पूछ ले कि जो है m के लिए आपको कक्षकों की संख्या निकालनी है, तो m के लिए जो है कक्षकों की संख्या पूछी है तो कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। और m की पूछी है तो m के लिए n का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है m के लिए, तो 2 इंटू एन का स्क्वायर, मतलब m के लिए n कितना है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, तो 9 गुना 2 करोगे तो आप 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या आसानी से निकाल सकते हो 2n स्क्वायर से, और कक्षकों की संख्या निकालनी है तो n स्क्वायर से निकाल सकते हो। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है आपको आकार और ऊर्जा, साइज और एनर्जी दोनों के बारे में जानकारी ये देती है, ठीक है। ये जैसे n बराबर 1, फिर n बराबर 2, n बराबर 3, इस प्रकार आपके जो है इसके मान बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है n के मान मैंने बता दिए हैं, n बराबर 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति जो होती है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे कि मान लीजिए ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से एक तरंग के रूप में जो है गति करता है, इस प्रकार से, ना कि गोलाकार, ठीक है। ना कि एक गोली आकृति में इलेक्ट्रॉन जो है गति नहीं करता है, बल्कि ये जो है गति जो करता है इलेक्ट्रॉन, ये किस प्रकार करता है, तरंग आकृति में। जैसे ऐसे भी हो सकती है तरंग, ऐसे भी हो सकती है तरंग, ऐसे भी हो सकती है तरंग। तो तरंग आकृति में इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ दिखाया है, ठीक है। ये तरंग आकृति में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो ये तरंग आकृति में इलेक्ट्रॉन गति करता है। तरंग प्रकृति के बारे में मैंने आपको ये बताया है। तो यहाँ पर मैं एक समीकरण आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो कि श्रोडिंगर समीकरण है, जो कि कई बार जो है सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट ये। तो डी स्क्वायर साई, यहाँ पर ये त्रिशूल का सा निशान आपको दिख रहा होगा, इसको साई बोला जाता है, साई, PSY, साई, ठीक है। देखिए डी स्क्वायर साई, ये साई बना हुआ है यहाँ पर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है। तो 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच इंटू ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। इधर जो है लाइन बची नहीं थी, इस वजह से ये मैंने जो है उसके तुरंत बाद जो है यहाँ पर ये होगा ई माइनस वाई इंटू ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। तो ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, ये पूरा एक समीकरण है, ठीक है। तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच इंटू ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। इसे हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर समीकरण। ये श्रोडिंगर समीकरण जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में हमको जानकारी देता है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने बात करी है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम n से दर्शाते हैं, जिसको जो है बोर के द्वारा समझाया गया। ये कोष या कक्षक की जानकारी हमको देती है। अब मुख्य क्वांटम संख्या में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या किसकी जानकारी हमको देती है, ये परमाणु के आकार और ऊर्जा के बारे में जानकारी देती है, और कोष या कक्षा की जानकारी हमको देती है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कक्षकों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इन दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और आपसे पूछा जाएगा जैसे पी कक्षक के लिए कक्षकों की संख्या क्या होगी, या फिर एन कक्षक के लिए जो है कक्षकों की संख्या क्या होगी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। अगली क्वांटम संख्या की हम बात करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको लिख रखा है, पी कोष में कितने कक्षक या ऑर्बिटल व इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर पी कोष की बात करी गई है, तो मैंने आपको समझा रखे थे KLMNOP, तो ये कोष होते हैं। इसमें मैंने बात करी है पी कोष की,
तो पी को उसके लिए एन का मान मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1 2 3 4, ये सभी के लिए 1 2 3 4 है। के का मतलब के लिए एन का मान 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4 और ओ के लिए 5 और जो पी है उसके लिए 6 हो गया। ठीक है, तो पी के लिए एन का मान कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसके लिए आपसे कक्षकों की संख्या पूछिए तो उसका मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, एन स्क्वायर होता है। अब एन स्क्वायर कर दीजिए आप, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, तो ये आपका 36 जो है यहाँ पर आंसर हो गया। अगला जो है आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2n²। तो एन का मान मैंने बता ही दिया, पी कक्षक के लिए 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 गुना 6 का स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 2 गुना 36 करोगे तो कितना आ जाएगा? 72 इलेक्ट्रॉन, 72 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इस फॉर्मूलों को यूज किया जाएगा। तो पहली बात करी मैंने मुख्य क्वांटम संख्या की। दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या, या फिर जिसे हम कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। इसे स्मॉल एल से दर्शाया जाता है। यहाँ पर मैंने स्मॉल एल दिखा रखा है यहाँ पर, तो स्मॉल एल से इसको दर्शाया जाएगा और इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जैसे द्विगंशी क्वांटम संख्या या कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या के नाम से मैं जानता हूँ। इसमें एल से जो है इसे दर्शाया जाता है और इसके बारे में जानकारी सोमरफील्ड के द्वारा सबसे पहले दी गई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है, जिसे कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहता हूँ, सोमरफील्ड के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। और ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है ये अपन को उपकोषों की जानकारी देती है, अर्थात आकृति के बारे में हमको जानकारी देती है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या आकार के बारे में जानकारी दे रही थी, लेकिन द्विगंशी क्वांटम संख्या आपको शेप या आकृति के बारे में जानकारी देती है और साथ में सबसेल जो होते हैं, मतलब उपकोष जो होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी देती है। तो उपकोषों की जानकारी और जो है आकृति के बारे में जानकारी हमको ये द्विगंशी क्वांटम संख्या देती है। अब इसको हम एल से दर्शा रहे हैं। तो एल के मान मैंने आपको बता रखे हैं। एल का मान 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे होते हैं इसके मान। ठीक है, अनंत तक। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ एल बराबर 0 है जिसके लिए, उसके लिए एस जो होता है। ठीक है, एल का मान यदि 1 होता है तो उसके लिए पी कक्षक होता है। यदि एल का मान जो है 3 होता है तो उसके लिए डी होगा। एल का मान 4 है तो उसके लिए एफ होगा। एल का मान 5 है तो उसके लिए जो है जी होगा। इस प्रकार जो है यहाँ पर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, 6 के लिए एच, फिर 7 के लिए आई, इस प्रकार एस पी डी एफ जी एच आई। तो ये कक्षक जो हैं अब तक खोजे गए हैं, एस पी डी एफ जी एच आई, इनके बारे में अब तक जानकारी दी गई है। तो ये जो है आपको यहाँ पर मैंने एल के मान से दर्शा रखे हैं। मतलब किसके लिए एल का मान 0 होगा, तो एल बराबर 0 जो होता है एस कक्षक के लिए, एल का मान 1 जो होता है पी के लिए, एल का मान 2 होता है डी के लिए, और इस प्रकार से एल बराबर 3 का मतलब होता है एफ कक्षक, एल बराबर 4 दे रखा है तो इसका मतलब जी, एल बराबर 5 का मतलब एच। इस प्रकार आपको यहाँ पर मैंने दिखा रखे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखने होंगे। एल का मान यहाँ पर आपको 0 से स्टार्ट करना है इसमें द्विगंशी क्वांटम नंबर में, और एस पी डी एफ जी एच आई ये जो है आपको ध्यान रखने होंगे कि एस के लिए एल का मान कितना होगा, पी के लिए कितना होगा, डी के लिए कितना होगा। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि आपको मैं बात करूं, जैसे कि एन का मान निकालना है अपने को, तो एन बराबर जैसे अपने को 2 दे रखा है, एन बराबर 2। अब आपसे एल का मान पूछा जाए तो एन का मान जो है 0 और 1 ये होगा। ठीक है, तो 2 तक चलना है आपको, 2 संख्याएं आपको लिखनी है। तो 0 से स्टार्ट करना है, एल का मान 0 और 1। जैसे मैं आपको दूं यहाँ पर एन बराबर 3, तो इसके लिए आपको एल का मान लिख रहा है तो कैसे लिखना है, 0 1 2, तो 3 संख्या हो गई ना। अब जैसे मैं आपको एन का मान 4 देता हूँ, तो इसके लिए आपसे द्विगंशी क्वांटम संख्या में पूछूं तो इसके लिए 4 तक आना चाहिए, 4 संख्याएं। एल बराबर 0 1 2 और 3, 4 हो गया। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट करना है, अर्थात एन बराबर जैसे 4 है तो एल के मान 1 कम तक पहुंचना है आपको, मतलब 3 तक पहुंचना है। मतलब एल का मान 0 से लेकर 3 तक पहुंचना है, 1 कम पहुंचना है आपको। जैसे एन बराबर 4 है तो केवल आपको एल का मान 3 तक जाना है, 0 1 2 3। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि एन का मान और एल के मान कैसे निकाले जाएंगे यहाँ पर। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आपसे इसके लिए कक्षकों की संख्या पूछी जाए तो 2l + 1 आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। द्विगंशी क्वांटम संख्या जब पूछी जाए
और आपसे कक्षकों की बात करी जाए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 2l+1। और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो 2 का इसमें गुना कर देना है, 2 गुना 2l+1। तो 2l+1 जो निकल जाए आपको उसमें 2 का गुना कर दीजिए और आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि कक्षकों की जो संख्या है उसका दुगना ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और कक्षीय कोणीय संवेग आपसे पूछा जाए तो h/2π√L×L+1 होता है। मतलब ये फॉर्मूला है h/2π√L×L+1। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया कक्षीय कोणीय संवेग। तो दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है तो h/2π√L×L+1। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे। तो दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी सोमरफील्ड ने दी, इसे स्मॉल एल से दर्शाते हैं। ये उपकोषों की जानकारी देती है और आकृति के बारे में जानकारी देती है। एल का मान इसके लिए 0 से स्टार्ट होता है और एस पी डी एफ ये कक्षक आपको ध्यान रखने हैं कि एस के लिए एल का मान कितना होगा, पी के लिए कितना होगा। एन बराबर जैसे 2 दे दे तो एल बराबर 0 1 होगा, एन बराबर 4 दे दे तो एल बराबर 0 1 2 3 होगा। मतलब एन का मान जितना होगा उससे एक कम तक आपको ये लिखना है। कक्षकों की संख्या निकालनी है तो 2l+1 फॉर्मूला काम में लेना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो 2 गुना 2l+1। कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है तो h/2π√L×L+1। अब देखिए दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए आपसे बात करी गई है यहाँ पर जी उपकोष में। उपकोषों की बात करी जाती है तो इसका मतलब हो गया दिगंशी क्वांटम संख्या, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था उपकोषों के बारे में जानकारी हमको कौन देती है, दिगंशी क्वांटम संख्या देती है। तो यहाँ पर जी उपकोष की बात करी गई है तो उसमें कक्षक और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है। तो सबसे पहले मैंने आपको जी कक्षक के लिए क्या बताया था, जी उपकोष के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जी उपकोष के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इसके लिए जो है आपको एल का मान कितना लिखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए एल का मान आपको लिखना है SPDF जी का पूछा है तो जी के लिए क्या होगा, आपको 0 से स्टार्ट करना है एल का मान। तो 0 1 2 3 तो 4 जो है यहाँ पर जी के लिए आ रहा है। तो 4 क्या होगा यहाँ पर जी जो है आपको एल का मान आ जाएगा यहाँ पर जी के लिए 4। ये नीचे वाला एल का मान है, यहाँ पर ऊपर ध्यान नहीं दे, थोड़ा नीचे लिखना है इसको एल को। तो यहाँ पर एल जो है एल के मान है नीचे दे रखे हैं जो ये, ठीक है। ऊपर जो है SPDFG ये उपकोष हैं। अब आपको जी के लिए एल का मान आपका 4 आ गया और कक्षकों की संख्या आपसे पूछी गई तो इसके लिए फॉर्मूला है 2l+1। तो 2 गुना एल का मान कितना है, 4 है। तो 2 गुना 4 + 1 करोगे तो आप 2 गुना 4 करोगे तो 8 और 1 जोड़ोगे तो 9। तो यहाँ पर 9 आपके जो है कक्षकों की संख्या आ जाएगी, 9 कक्षक यहाँ पर हो गए। अब आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इसका 2 गुना कर देना है आपको। तो 2 का गुना इसमें कर दीजिए सीधा सीधा, 2 गुना 9 करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2l+1 है। तो 2l+1 का ये निकल गया है 9 और 2 का इसमें गुना कर रखा है तो 2 गुना 9 कर दीजिए, 18 यहाँ पर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है इसमें आपसे कि 3p कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा। तो कक्षीय कोणीय संवेग की जब बात करी जाए तो मैंने आपको बताया है तो कक्षीय कोणीय जो क्वांटम संख्या है उसका मतलब है दिगंशी क्वांटम संख्या। तो दोनों एक ही बात है, कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या। तो कक्षीय कोणीय संवेग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है h/2π√L×L+1। अब यहाँ पर एल का मान आपको चाहिए तो एल का मान कैसे निकालना है, यहाँ पर 3p की बात करी गई है तो p के लिए मैंने आपको बता रखा है SPD। तो 0 से स्टार्ट करना है, एल का मान 0 1 2। तो p के लिए कितना आ गया, एल का मान आ गया 1। अब p के लिए जो है एल का मान 1 आ गया तो एल का मान 1 इसमें रख दीजिए, h/2π√1 तो 1 + 1 को करेंगे अपन 2 और 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 रहेगा तो h/2π और अंडर रूट में 2 यहाँ पर आ गया। तो ये आपका कक्षीय कोणीय संवेग निकल गया। तो इस प्रकार आप जो है आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हो। तो मैंने अब तक जो है 2 क्वांटम संख्या आपको समझाई है, एक मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी दिगंशी क्वांटम संख्या और तीसरी मैं बात करने वाला हूँ चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में, जिसे मैंने स्मॉल m से दर्शा रखा है। अब ये किसके बारे में हमको जानकारी देती है, ये ऑर्बिटल की मतलब कक्षक की जानकारी हमको देती है। कक्षक का मतलब ऑर्बिटल।
और उसके अभिविन्यास के बारे में हमको जानकारी देती है। ठीक है, कक्षक की जानकारी या फिर अभिविन्यास के बारे में हमको ये जानकारी देती है। अब देखिए इसका मान जो है, इसको m से मैंने दर्शा रखा है, इसका मान -l से लेकर +l तक, -l से कब तक, कहाँ तक, +l तक होता है। ठीक है, -l से +l तक होता है। जैसे कि s के लिए मैं बात करूँ तो s के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है। तो m का मान कितना होगा, इसके लिए m का मान भी 0 होगा और इसके लिए क्या होगा, एक कक्षक होगा, जिसको मैंने एक डिब्बे से दर्शा रखा है। ठीक है, क्योंकि s के लिए मैंने आपको बता रखा है एक कक्षक होता है, मतलब एक डिब्बा होता है। ठीक है, यदि l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा, क्योंकि -l से +l है ना, +l है ना, तो भाई -0, तो -0 +0 कुछ रहता नहीं है, तो यहाँ पर केवल m का मतलब 0 यहाँ पर आ जाता है। अगला, जैसे l बराबर 1 दे रखा है आपको पी ऑफ कोस के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर l बराबर 1 है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, माइनस से लेकर प्लस तक लिखना है इसको, एक को, तो -1, 0 और +1, तो ये हो गया m का मान। और ये तीन कक्षक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया -1, एक 0 और एक +1 है, तीन कक्षक यहाँ पर हो गए और मैंने इनको 3 डिब्बे यहाँ पर बना करके दिखा रखा है। ठीक है, 3 डिब्बे यहाँ पर बना रखे, तो ये हो गए, -1 हो गया पहला वाला, दूसरा जो हो गया 0 और तीसरा डिब्बा +1 वाला हो गया, तो 3 जो है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे किस प्रकार से m का मान निकाला जाता है, -l से +l तक ये होता है। यदि आपको l का मान पता है तो m का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि जैसे l का मान 1 है तो m का मान जो है माइनस से प्लस तक करना है आपको, -1, 0 और +1। ठीक है, यदि l का मान आपको 2 दे दिए जाए, l बराबर 2, तो क्या करना है आपको, m का मान लिखना है। तो m का मान लिखने के लिए आपको -2, -1, 0, +1 और +2, तो ये आपका m का मान हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप m का मान भी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे आपसे डी ऑफ कोस के लिए पूछा जाए, बताया जाए आपसे एल का मान 2 होता है डी ऑफ कोस के लिए, तो एम का मान कितना होगा, तो एम का मान आपको लिखना है -2, -1, 0, +1, +2, मतलब इसमें 5 कक्षक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 कक्षक हो गए, 5 डिब्बों से मैंने इसको दर्शा रखा है। तो आपको भी पता है कि डी कक्षक में जो है, सॉरी, डी ऑफ कोस में जो है 5 कक्षक जो है यहाँ पर होते हैं, 5 डिब्बे होते हैं। ऐप की बात करूं तो ऐप के लिए मैंने बता रखा है आपको, एल का मान कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया था SPDF, इनके लिए एल का मान मैंने बताया था 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, FGHI, जितने भी ये उपकोष होते हैं इनके लिए मैंने आपको मान अभी बताए थे, 4, 5, 6 ऐसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए एल का मान 3 होता है ऐप कक्षक के लिए, एम का मान माइनस से +3 तक करना है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, टोटल ये 7 हो जाते हैं, तो 7 कक्षक हो गए, 7 डिब्बे हो गए, मतलब ऐप जो उपकोष होता है उसमें 7 कक्षक होते हैं, 7 डिब्बे होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक आपको बताया है कि एस जो उपकोष है उसमें केवल एक डिब्बा है, पी के लिए मैंने आपको बताया है 3 डिब्बे, और डी के लिए मैंने आपको बताए हैं 5 डिब्बे। ठीक है, 5, और ऐप के लिए 7 डिब्बे हो गए। तो इतना मैंने अभी तक आपको दिगंशी क्वांटम संख्या में बताया है। सॉरी, दिगंशी क्वांटम संख्या नहीं, चुंबकीय क्वांटम संख्या में बताया है। अगली जो क्वांटम संख्या है वो है यहाँ पर आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे मैं स्मॉल m से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एस से मैंने इसको एस से दर्शा रखा है, इसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन, एस को क्यों, एस का मतलब होता है स्पिन, चक्रण बोलते हैं इसको हम, स्पिन से ही मैंने यहाँ पर एस लिख दिया, तो एस इसको जो है मैं एस से इसको दर्शा रहा हूँ चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि किसी डिब्बे में, जैसे डिब्बे का मतलब कक्षक, किसी कक्षक में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर रखे हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला, ऊपर की साइड में होता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये तो हो गया सीधा जो भरा हुआ है, ये हो गया सीधा इलेक्ट्रॉन जो दिखा रखा है मैंने, ये तो हो गया क्लॉकवाइज, और दूसरा उल्टा जो दिखा रखा है इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज बोल रखा है। तो 2 तरह से इसमें आपको दिख रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पहला वाला जो है क्लॉकवाइज है, दूसरा जो है उल्टे दिशा में उल्टा बना हुआ है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। मतलब जो पहला क्लॉकवाइज है उसके लिए एस मतलब चक्रण क्वांटम संख्या का मान प्लस में 1/2 होगा, क्लॉकवाइज है। दूसरा जो उल्टा है उसके लिए एस का मान जो है -1/2 होता है। तो ये आपको ध्यान रख रहे हैं,
पहले वाले के लिए जो सीधा बना हुआ है इसमें उसके लिए +1/2, उल्टे वाले के लिए -1/2 चक्रण क्वांटम संख्या का मान होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो 4 क्वांटम संख्या मैंने आपको समझाई है। अब आपसे जो है क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसके बारे में वो भी आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको इतना ही समझाया है अभी तक, n का मान, l और m ये कैसे निकाले जाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बेस्ट मेथड समझाया है आपको, जिससे कि आप भूल नहीं पाएँ। तो कैसे करना है आपको, जैसे n का मान आपको 1 दे दिया जाए तो l का मान कितना होता है, इसके लिए 0 होता है। 0 का मतलब s उपकोष हो गया, ठीक है। और s के लिए डिब्बा 1 बनेगा तो 1 बना रखा है मैंने यहाँ पर। अब जैसे n का मान 2 दे दिया जाए तो इसके लिए l का मान कितने होते हैं, एक तो l का मान 0 होगा और एक 1 होता है। मतलब 0 के लिए s होता है उपकोष और 1 के लिए p होता है, तो s और p 2 हो गए यहाँ पर। और इसके लिए जो है आपको s के लिए ऊपर 1 डिब्बा बना रखा है और p वाले के लिए 3 डिब्बे बना रखे हैं मैंने। इतना सा समझाया है अभी आपके लिए। यदि n का मान 3 होता है तो उसके लिए l का मान 0 से 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर l का मान जो होता है 1 कम होता है n के मान से। जैसे n का मान 3 है तो इसके लिए 0 1 2 होता है, ठीक है। मतलब 0 के लिए s हो गया, 1 के लिए यहाँ पर p हो गया और d के लिए जो है यहाँ पर 2 है। तो s के लिए 1 बनता है डिब्बा, p के लिए 3 और d के लिए 5 डिब्बे मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। n का मान यदि आपको 4 दे रखा है तो l का मान जो होता है 0 1 2 और 3 तक होता है। मतलब s p d और s के लिए मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है। s के लिए क्या होता है, यहाँ पर 1 डिब्बा बनेगा, p के लिए 3, d के लिए 4 और f के लिए 7 बनते हैं। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए बेस्ट तरीका क्या है। n का मान जो होते हैं और ये l के मान आपको मैंने दिखा रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर m का मतलब हो गया कक्षकों की संख्या। तो यहाँ पर एक कक्षक मैंने बनाकर दिखा रखे हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या m को हम बोलते हैं। तो ये कक्षक आपको बना करके मैंने दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए तो आप क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3p की मैंने बात करी है, 3p की। तो मैंने आपको इतना ही समझाया है अभी तक। n कितने कक्षक होंगे, यहाँ से आपसे क्या पूछा है, कक्षक पूछा है, कक्षक। तो कक्षक आपको निकालना है। तो कक्षक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। 3p में कितने कक्षक होंगे, तो कक्षक आपसे पूछा है तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो आगे लगा होता है, जैसे 3 लगा हुआ है इसमें आगे, तो इसका मतलब है n बराबर क्या हो गया है, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। n कितना हो गया यहाँ पर, 3 हो गया। तो यहाँ पर आपको सीधे आपको पता चल रहा है यहाँ पर 3p में कितने कक्षक होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 3 था और ये इसके लिए p था, तो 3p के लिए क्या हो गया, यहाँ पर 3 डिब्बे बने हुए हैं, देख लीजिए, मतलब 3 कक्षक हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए। अगला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, n बराबर 4 में कक्षक कितने होंगे, n बराबर 4। तो n बराबर 4 आपको देखना है, यहाँ पर n बराबर 4 में कितने कक्षक होंगे। तो n बराबर 4 के लिए आप कक्षक निकालोगे तो आप कैसे निकालना है आपको, तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखे हैं n बराबर 4 ये दे रखा n का मान, और ये आपको कक्षक डिब्बे दे रखे हैं। डिब्बे जो हैं ये सभी कक्षक हैं, तो इनको आप गिन लीजिए कितने डिब्बे हैं ये। तो इससे आप जो है आसानी से निकाल सकते हो। या फिर आपको n का मान यदि याद है तो सीधे मैंने कक्षकों की संख्या निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था n², ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो n² का मतलब 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 आ जाएगा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर 16। यदि आपके पास n का मान आपको पता है तो आप जो है आसानी से सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपके लिए सब कुछ जो है आसान हो जाएगा। तो n का मान आपको जो है निकालना होगा खुद के दिमाग से, उसके बाद जो है आपको बाकी काम फॉर्मूले से कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जैसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर दिखा रखा है बगल में नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने, कि सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। तो सोडियम का 7वां जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपको ये चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है,
और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें, 2 2 4 और 6 10 और 1 11, तो 11 इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यहाँ पर 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। सबसे पहले मैंने एस में भरे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एस में भरे मैंने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p6 है तो यहाँ पर 6 में मेरे को इलेक्ट्रॉन मैंने एक एक भरा, पहले इनमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे, तो इसके पश्चात 7वां इलेक्ट्रॉन ये रहा है यहाँ पर। तो 7वें इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात करी गई है, तो 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले n का मान निकालना है। तो n का मान आप यहाँ पर जो है निकाल लोगे, तो n का मान आपको कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब n का मान यदि आपने निकाल लिया, तो n के मान के बाद आपको जो है l का मान निकालना है। तो l का मान भी आप निकाल लोगे, n का मान यदि आपको पता है तो l का मान भी आप निकाल लेते हो, क्योंकि एक कम होता है। जैसे n बराबर 2 आ जाता है तो l का मान क्या होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, तो l का मान आपका कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर m का मान लिखना है, तो m का मान जो होता है l के मान का माइनस से प्लस तक होता है, तो l का मान -1 से प्लस l तक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है -1 से प्लस 1 तक आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ n का मान यहाँ पर ये दे रखा है आगे 2, तो ये तो 2 हो गया। l का मान आपने निकाल लिया, और m का मान जो है यहाँ पर आप निकाल सकते हो -l से प्लस l तक, मतलब 1 है तो यहाँ पर -1 से प्लस 1 तक होंगे। ठीक है भाई, l का मान 1 है तो -1 से प्लस 1 तक, मतलब -1 0 और प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार आप m का मान निकाल लोगे। अब 3 क्वांटम संख्याओं के मान तो मैंने निकाल दिया, पहला मुख्य क्वांटम संख्या, फिर दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा मैंने चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथी क्वांटम संख्या बची चक्रण क्वांटम संख्या, क्योंकि चारों क्वांटम संख्याओं के लिए मान आपसे पूछे थे 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 3 के तो निकाल दिए, चौथा बच गया चक्रण क्वांटम संख्या। तो 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, क्योंकि ऊपर की साइड में ये क्लॉकवाइज है तो इसके लिए +1/2 होता है, उल्टा होता तो -1/2। तो इसके लिए जो है एस का मान कितना आ गया, यहाँ पर प्लस में 1/2। तो चार क्वांटम संख्याओं के मान मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा दिए। तो इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं, तो ये आपको उसी प्रकार से करने हैं। ठीक है, तो n का मान आपको जो है पता है, तो l का मान भी जो है n के मान से 1 कम होता है, और m का मान जो होता है वो l के मान के माइनस से प्लस तक होते हैं। s का मान मैंने आपको बता दिया, चक्रण या तो +1/2 होगा या -1/2, ऊपर की साइड में है तो +1/2, नीचे को है तो -1/2। तो इस प्रकार आप जो है इनका जो है निकाल सकते हो, ये निकालने के बेस्ट तरीके हैं। तो ये तरीके जो है आप आसानी से यूज कर सकते हो। अब आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चनों को मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि आपके लास्ट ईयर और उससे भी लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यदि n बराबर 3 s बराबर +1/2। तो यहाँ पर आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यदि n बराबर आपको 3 दे रखा है और s का मान आपको +1/2 दे रखा है। s का मतलब यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या, n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, और आपसे इलेक्ट्रॉन इसमें पूछे हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि n बराबर 3 जिसके लिए होता है उसके लिए l का मान क्या होते हैं, 0 1 और 2। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर 0 1 और 2। ठीक है भाई, मैंने बताया था आपको जैसे n का मान 3 है तो l का मान इससे 1 कम तक पहुंचना है आपको, 0 1 और 2 तक। ठीक है, l का मान हो गया। अब m का मान कैसे लिखना था, m का मान माइनस से लेकर प्लस तक के लिखने थे आपको संख्याएं। ठीक है, तो प्लस तक आप कैसे लिखोगे, पहले आप जो है -3 लिखें, -2 -1 0 +1 +2 और +3 तक। ठीक है, +3 तक आप लिख दीजिए। यदि आपको l का मान निकल जाता है तो l के मान से ही आप m का मान निकालना है, आपको सीधा n के मान से नहीं निकालना। यदि n के मान से निकाल दिया तो गलती हो जाएगी। आपको जैसे l का मान कितना आया, हाईएस्ट 2 तक आया, अब 2 से ही आप सीधा निकाल सकते हो। तो मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर निकाल करके दिखा रखे हैं, यहाँ पर -2 -1 0 +1 और +2, यहाँ पर ये निकाल करके दिखा रखे हैं। यदि l का मान 0 है तो उसके लिए आपको m का मान 0 होगा, l का मान 1 है तो उसके लिए m का मान -1 0 +1 होगा। यदि l का मान 2 है तो उसके लिए m का मान -2 -1 0 +1 +2 होता है।
और इसके लिए एस के मान आपको कितने होंगे। देखिए यदि आपके पास एम का मान 0 है तो मतलब एक कक्षक हो गया, इसको एस लिख दिया मैंने यहाँ पर। यदि आपके पास एम के मान -1 0 +1 मतलब 3 संख्या हो गई तो 3 कक्षक बना दिए मैंने यहाँ पर, 3 डिब्बे बना दिए। यदि यहाँ पर 5 डिब्बे हैं, 5 ये आपको एम के मान दिख रहे हैं तो 5 एम के मान है तो एस का मान जो है आपके 5 डिब्बे होंगे। तो एस कितने होंगे आपके 5 डिब्बे होते हैं। तो यहाँ पर एस जो है आपको सॉरी यहाँ पर जो एम के मान है उनके जितने एम के मान होंगे उतने ही आपको डिब्बे यहाँ पर लिखने होंगे। तो यहाँ पर 5 डिब्बे, यहाँ पर जो है एम के 3 मान है तो यहाँ पर 3 डिब्बे, और एम का 1 मान है तो यहाँ पर 1 डिब्बा हो गया। तो ये डिब्बे जो है आपके कक्षक हैं यहाँ पर, और आपसे पूछे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब मेरे को पता है कि एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, पी में अधिकतम जो है मतलब 3 डिब्बे वाले को हम पी कक्षक बोलते हैं, 1 डिब्बे वाले को एस कक्षक, 3 डिब्बे वाले को पी कक्षक, 5 डिब्बे जिसमें होते हैं उसको हम बोलते हैं डी कक्षक, और 7 होते हैं जिनमें उनको बोलते हैं हम एफ कक्षक। तो यहाँ पर 1 डिब्बा है तो ये एस हो गया, 3 डिब्बे हैं इसको पी, और 5 डिब्बे वाले को डी कक्षक बोलते हैं हम, सॉरी डी उपकोष बोलते हैं। ये तो हो गया एस उपकोष, ये पी उपकोष और ये डी उपकोष हो गया। अब देखिए एस जो 1 डिब्बा वाला है, 1 डिब्बे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 3 डिब्बे हैं तो 3 डिब्बों में जो है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, क्योंकि 1 डिब्बे में 2 तो 3 डिब्बों में 6 हो गए। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 डिब्बे हैं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 5 डिब्बे हैं तो 5 डिब्बों में कितने होंगे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। तो इनको आप जोड़ दीजिए, 2 और 6 2 8 8, और जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 10 ये, ठीक है। लेकिन आपसे पूछें कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यदि n बराबर 3 है और s बराबर +1/2 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको +1/2 वाले देखने हैं। +1/2 का मतलब ऊपरी चक्रण वाले, इस प्रकार के। तो यहाँ पर आपको सभी में ऊपरी चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन गिनने हैं कितने हैं। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एस में पहले वाले की डिब्बे की मैं बात करूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों इधर वाले, लेकिन आपसे +1/2 चक्रण वाला कौन सा है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार सभी डिब्बों में ये वाले इलेक्ट्रॉन आपको गिनने हैं। तो पहले डिब्बे में आपको 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे डिब्बे 3 डिब्बे जो है इनमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और नीचे के 5 डिब्बों में जो है आपके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप गिन लीजिए, इनको 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 3 4 और 5 9। तो आपसे +1/2 चक्रण के डिब्बे पूछे हैं तो 5 और 4 कितने हो गए, यहाँ पर 9 डिब्बे आपसे यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये डिब्बे पूछे गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन डिब्बों में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपसे पूछे गए, वो इलेक्ट्रॉन जो एस बराबर +1/2 चक्रण दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको n बराबर 3 मान यदि दे रखा है तो n बराबर 3 से आप जो है पहले m के मान निकालिए, m के मान निकल जाते हैं तो आप डिब्बे बनाइए, कितने डिब्बे बन रहे हैं, और फिर उनमें इलेक्ट्रॉन आप लिखिए, फिर आप आसानी से इनको निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यदि n बराबर 2 है और m का मान 0 है और s का मान -1/2 चक्रण है। तो -1/2 चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे हैं। तो सबसे पहले n का मान आपने 2 लिख लिया, तो l का मान इसके लिए कितना होगा, 0 और 1 होगा। और m का मान कितना होगा, m का मान सबसे पहले आपको 0 के लिए लिखना है तो 0 के लिए 0 होता है। फिर आपको l बराबर 1 के लिए m का मान -1 से +1 तक लिखना है, -1 0 +1 तक लिख दिया। अब इनके लिए डिब्बे बनाने आपको, तो 0 वाले के लिए केवल 1 डिब्बा बनता है, और यहाँ पर 3 दे रखे हैं तो इसके लिए 3 डिब्बे बनेंगे। तो 3 डिब्बे अपन ने बना दिए, लेकिन आपसे -1/2 इलेक्ट्रॉन वाले पूछे हैं, -1/2, और साथ में एक कंडीशन दे रखी है m बराबर 0 वाले। तो 3 डिब्बे m बराबर 0 में कौन सा, m बराबर ऊपर वाले में तो m बराबर 0 है ही नहीं, ठीक है। सॉरी ऊपर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, तो m बराबर 0 ऊपर वाले में हो गया, इस वाले में तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गया m बराबर 0 का, जिसमें माइनस चक्रण है। माइनस चक्रण का मतलब नीचे की ओर घुंडी है जिसमें, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से हो गया माइनस वाला, -1/2 चक्रण, और m बराबर 0 है यहाँ पर m बराबर 0 और -1/2 चक्रण का आपको इलेक्ट्रॉन देखना है, ठीक है। तो -1/2 जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और m बराबर 0 इसके लिए है, इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला हो गया, और यहाँ पर m बराबर 0 नीचे वाले के लिए है, बीच वाले के लिए। तो यहाँ पर बीच का डिब्बा आपको देखना है, इसका जो है उल्टा चक्रण -1/2 वाला 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये हो गया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो माइनस चक्रण वाला ऊपर वाले में हो गया और एक माइनस चक्रण वाला नीचे वाले में हो गया।
और साथ में वो कंडीशन भी देखनी थी जिसमें m बराबर 0 इनमें बन रही हो। ठीक है, एक तो m बराबर 0 इसके में थी और एक बीच वाले जो है यहाँ पर डिब्बे की थी, तो बीच वाले डिब्बा यहाँ पर ये रहा, तो इसका एक उल्टा वाला चक्रण -1/2 चक्रण का इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो एक तो ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉन, एक इसका, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। तो यही आपसे पूछा है कि जिसके लिए n बराबर 2 है उसके लिए m बराबर 0 और s बराबर -2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिया जाए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यदि n बराबर 3 और m मॉड, m के ऊपर दोनों साइड में डंडे लग रहे हैं, इसका मतलब मॉड का मतलब होता है माइनस और प्लस कोई सी भी संख्या हो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसके लिए जैसे इसमें 1 दे रखा है, यहाँ पर -1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉड लगा दिया तो माइनस या प्लस कोई सी संख्या हो प्लस कर देता है मॉड। ठीक है, तो इस डंडों के लगाने से दोनों साइड में कोई भी संख्या जो माइनस की हो प्लस में हो जाती है। तो एक यहाँ पर मान आपको सीधा दे रखा है इसमें। अब आपसे पूछा है कि मॉड 1 बराबर 1 है, तो n बराबर 3 है, तो मॉड 1 बराबर जो है यहाँ पर मॉड m बराबर क्या है? 1 है। इसको मॉड बोलते हैं, मैं दोनों डंडे जो होते हैं इनको। ठीक है, तो मॉड m बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? 1 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले आपको n का मान 3 दे रखा है, तो n बराबर यहाँ पर 3 लिखना है। अब इसके लिए l का मान आपको लिखना है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है l का मान। अब आपको m के मान निकालने हैं, तो 0 के लिए m का मान 0, l बराबर 1 के लिए m का मान -1 0 +1 होता है, l बराबर 2 के लिए -2 1 0 +1 +2 तक होते हैं। अब देखिए m बराबर 0 के लिए एक डिब्बा बनेगा, 3 वाले जो है इस पर -1 0 +1 इनके लिए 3 डिब्बे बना दिए, और नीचे जो है -2 -1 0 +1 +2 5 हो गए। 5 के लिए मैंने नीचे यहाँ पर 5 डिब्बे बना दिए। लेकिन आपसे जो है यहाँ पर पूछा है कि जो है यहाँ पर इनको लिख दीजिए, जैसे ये डिब्बा जो है ऊपर वाला एक, ये 0 के लिए m बराबर 0 है। अब जो है यहाँ पर -1 0 +1 इसके लिए 3 डिब्बे बन गए, -1 0 +1 के 3 डिब्बे हो गए। ठीक है, नीचे वाले के लिए भी डिब्बों के नाम लिख दिए, -2 -1 0 +1 +2 वाले डिब्बे हो गए। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? जिसके लिए मॉड बराबर क्या है? 1 हो, मॉड बराबर 1 हो जिसके लिए, तो इन सभी के लिए आप देखोगे यहाँ पर मॉड बराबर 1 होगा। तो मॉड बराबर 1 आपसे पूछा है, तो किन के लिए जो है आपको मॉड बराबर 1 है? तो यहाँ पर आप देखोगे m का मान 1 किस किस के लिए है? तो m का मान 1 जो है, एक तो इसमें हो सकता है मॉड 1 करेंगे, एक इसमें हो सकता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 4 डिब्बे देखने हैं आपको। फर्स्ट वाला डिब्बा ये हो गया इसमें, सेकंड वाले में, और एक डिब्बा ये हो गया जिसमें m का मान जो है 1 आ सकता है। ठीक है, चाहे माइनस हो या प्लस हो, वो तो मोड लगा रखा है ऊपर क्वेश्चन में, इस वजह से प्लस में ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 डिब्बे तो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर 2 माइनस के 1 और 1 प्लस का 1 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 का ये बना दिया और +1 का ये डिब्बा बन रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले के हो गए, 2 इसके 4 और 2 2 जो है यहाँ पर हो गए, तो टोटल इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए जिनमें m बराबर 1 आ सकता है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ जानी चाहिए, इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट डे आपको मैं 3 नियम बताने वाला हूँ। ये 3 नियम आपके काम आने वाले हैं। एक तो पाउली का अपवर्जन नियम, ऑफ-वो का सिद्धांत, हुंड का नियम, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में भी कल की लास्ट वीडियो रहेगी, और आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको जो है ये वीडियो समझ में आ जाना चाहिए। आपके एग्जाम में पक्का इससे एक क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे 100%, तो वो आप जो है आसानी से अब कर पाओगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।